नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 की परीक्षा समाप्त हो चुकी है, ठीक है, और 4.0 की शुरू होने वाली है कुछ ही महीनों में। तो बहुत ही कम समय है हमारे पास, इसलिए बेहतर है कि तैयारी अभी से शुरू कर दी जाए। अभी हम केवल हिंदी विषय पर आधारित प्रश्नों को लेकर आए हैं, परंतु आने वाले समय में इतिहास, भूगोल और करंट अफेयर्स पर भी आधारित प्रश्न लाए जाएंगे। हमारी जितनी भी क्लासेस रहने वाली है ये सभी एमसीक्यू फॉर्म में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वन लाइनर के फॉर्म में रहने वाली है, ठीक है। और जितने भी प्रश्न लिए गए हैं ये सभी परीक्षा को ध्यान में रखकर लिए गए हैं, परीक्षा की दृष्टि से लिए गए, ठीक है। इसलिए हो सके तो क्लास पूरी देखने की कोशिश करें। क्लास के अंत में हम कुछ महत्वपूर्ण से प्रश्न भी देंगे जिनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे, तो कोशिश कीजिएगा कि उन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। अच्छा, जिन प्रश्नों का हमें एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत पड़ेगी उन प्रश्नों को हम एक्सप्लेन कर देंगे, और जिनका केवल उत्तर बताकर निकलना होगा उनका केवल उत्तर बताकर निकल जाएंगे, ठीक है। शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। नाविक शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा नौ धन इक। नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नौ धन इक। यहाँ पे उत्तर दिख गया आप लोगों को उत्तर का, ठीक है, कोई बात नहीं। नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या हो गया, नौ धन इक। ये कौन सी संधि है, तो स्वर संधि के अंतर्गत यह अयादि संधि में आ जाएगी, ठीक है। स्वर संधि के 5 भेद है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, और एक हो गया आपका अयादि संधि। अयादि संधि के शब्दों को कैसे पहचानते हैं, तो अयादि संधि वाले जो शब्द होते हैं ना, ऐसे शब्दों के मध्य में आपको या तो अय या आय, औ, आओ, अवि या फिर आवि की ध्वनि सुनाई देती है, ठीक है। कभी डिटेल में क्लास लेंगे संधि के ऊपर, लेंगे ही आने वाले समय में, तो उस समय हम जैसे इसको पहचानने का ट्रिक हम ज़रूर बताएंगे, ठीक है। ऐसे आप लोगों में से भी कईयों को पता होगा, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता है उनके लिए, ठीक है। तो अयादि संधि वाले शब्दों को पहचानने का ट्रिक क्या है, तो ऐसे शब्दों के मध्य में आपको अय, आय, औ, आओ, अवि या फिर आवी की ध्वनि सुनाई देगी। जैसे देखिए यहाँ पे नाविक में कौन सी ध्वनि आ रही है, मध्य में आवी की ध्वनि आ रही है, ठीक है। इस प्रकार अयादि संधि को पहचाना जा सकता है, मतलब हर एक संधि को पहचानने का कोई ना कोई ट्रिक है। अगला प्रश्न है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा समास है। प्रतिकूल शब्द में कौन सा समास है, तो प्रतिकूल शब्द में अव्ययी भाव समास है। प्रतिकूल शब्द में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास का क्या होता है कि अव्ययी भाव समास का जो पहला पद होता है वो या तो अव्यय रहता है या फिर उपसर्ग, ठीक है। पहला पद या तो अव्यय रहेगा या तो उपसर्ग। अगला प्रश्न देखेंगे, आपने सुंदर पेंटिंग बनाई है, इसमें कौन सा वाच्य है। आपने सुंदर पेंटिंग बनाई है, इसमें आपने सुंदर पेंटिंग बनाई है, इसमें कौन सा वाच्य है, तो इसमें आपका हो गया कर्मवाच्य। आपने सुंदर पेंटिंग बनाई है, इसमें कौन सा वाच्य है, तो इसमें है कर्मवाच्य। इसमें है कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध वाक्य पहचानना है हमें। शुद्ध वाक्य, प्राण निकल गया, प्राण निकल गया, प्राण निकल गया, लता मेरी लड़की है, मुझे घर जाना है। प्राण निकल गया, लता मेरी लड़की है, मुझे घर जाना है, वह छत पर से गिर गया। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वह है मुझे घर जाना है, ठीक है। शुद्ध वाक्य कौन सा हो गया, मुझे घर जाना है। बाकी जो तीनों है ये तीनों क्या है, अशुद्ध है। उत्तर आपका क्या हो गया, ग। अगला प्रश्न देखते हैं, दिन कटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। दिन कटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, दिन कटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा समय बीतना। दिन कटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, समय बीतना। अगला प्रश्न है, उत्तर घ। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, वह खाना खाएगा, उसने जैसा किया है, मैं नहीं कर सकता। विद्यालय के दाएं बड़ा सा मैदान है, भिखारी को थोड़े चावल दे दो। तो ये जो तीनों है, भिखारी को थोड़े चावल दे दो, उसने जैसा किया है, मैं नहीं कर सकता, वह खाना खाएगा, ये तीनों ये सही है। परंतु यहाँ पे विद्यालय के दाएं बड़ा सा मैदान है, यह नहीं होगा, बल्कि ऐसे होगा कि विद्यालय के दाईं ओर बड़ा सा मैदान है, ठीक है। विद्यालय के दाईं ओर बड़ा सा मैदान है। इस प्रकार यहाँ पे क्या देखा गया कि उत्तर विकल्प ग क्या है आपका, अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है, पेड़ पर कोयल कूक रही थी, वह बहुत जल्दी वापस लौट आया, मैं गाने का रियाज कर रहा हूँ। इसमें जो आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा वह हो जाएगा वह बहुत जल्दी वापस लौट आया। तो यहाँ पे वह बहुत जल्दी वापस लौट आया ना होकर के वह बहुत जल्दी लौट आया होगा, ठीक है। वापस शब्द यहाँ पे नहीं होगा, वह बहुत जल्दी लौट आया। तो इस प्रकार यहाँ पे अशुद्ध वाक्य कौन सा हो गया आपका, विकल्प घ। अब दरवाज़ा खोला जा सकता है, रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है। रेखांकित शब्द जो है, ये जो शब्द है ये कौन सा पदबंध है, ये शब्द किस पदबंध के अंतर्गत आएंगे, ये वाले शब्द जा सकता है। तो ये जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा क्रिया पदबंध, ठीक है। कौन सा पदबंध हो जाएगा, ये क्रिया पदबंध। अगला प्रश्न देखेंगे,
अगला प्रश्न है, राहुल फुटबॉल खेल कर चला गया। राहुल फुटबॉल खेल कर चला गया, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? तो खेलकर शब्द में भी आपका क्या हो जाएगा? क्रियापद बंध है। ठीक है, खेलकर शब्द में कौन सा पदबंध है? तो क्रियापद बंध है। अगला प्रश्न है, उसका कुत्ता अत्यंत आज्ञाकारी है, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? उसका कुत्ता अत्यंत आज्ञाकारी है। उसका कुत्ता अत्यंत आज्ञाकारी है, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? तो विशेषण पदबंध है। रेखांकित शब्द में विशेषण पदबंध है। अत्यंत आज्ञाकारी है, विशेषण पदबंध है। रमा से रोया नहीं जाता है, वाक्य में कौन सा वाच्य है? रमा से रोया नहीं जाता है, वाक्य में भाववाच्य है। रमा से रोया नहीं जाता है, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो भाववाच्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, फिल्म माया दर्पण। फिल्म माया दर्पण किस साहित्यकार की कहानी पर आधारित है? फिल्म माया दर्पण किस साहित्यकार की कहानी पर आधारित है? तो निर्मल वर्मा। फिल्म माया दर्पण निर्मल वर्मा की कहानी पर आधारित। फिल्म माया दर्पण निर्मल वर्मा की कहानी पर आधारित है। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण से पॉइंट्स, जैसे निर्मल वर्मा की कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं, पिछली गर्मियों में जलती झाड़ी, बीच बहस में, कौवे और काला पानी परिंदे, ये सभी रचनाएं महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने लिया है। ठीक है, सभी रचनाएं महत्वपूर्ण है। ये पिछली गर्मियों में जलती झाड़ी, बीच बहस में, कौवे और काला पानी, ये सभी रचनाएं महत्वपूर्ण है। ये सभी रचनाएं किनकी है? तो निर्मल वर्मा की है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा बाल पत्रिका नहीं है? तो सखी जो है ये बाल पत्रिका नहीं है। सखी क्या आपका बाल पत्रिका नहीं है? सखी बाल पत्रिका नहीं है। सखी एक कन्नड़ पाक्षिक महिला पत्रिका है जो कर्नाटक से प्रसारित होती है। ठीक है, सखी एक कन्नड़ पाक्षिक महिला पत्रिका है जो कहाँ से प्रसारित होती है? तो कर्नाटक से प्रसारित होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, समकालीन भारतीय साहित्य का प्रकाशन कौन करता है? समकालीन भारतीय साहित्य का प्रकाशन साहित्य अकादमी नई दिल्ली, साहित्य अकादमी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, प्रहलाद चरित नाटक के रचयिता कौन रहे? प्रहलाद चरित नाटक के रचयिता कौन रहते हैं? तो प्रहलाद चरित नाटक के रचयिता रहे लाला श्रीनिवास दास। प्रहलाद चरित नाटक के रचयिता कौन रहे? लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास जी के कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं जिनसे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, जैसे रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण, संयोगिता स्वयंवर। ठीक है, रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण, संयोगिता स्वयंवर, ये 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं किनकी? तो लाला श्रीनिवास दास की। याद रखिएगा, हाइकू के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य है? मूल रूप से यह जापानी कविता है। ठीक है, हाइकू मूल रूप से जापानी कविता है, यह 3 पंक्तियों में लिखी जाती है, सही है। इसमें कुल 17 वर्ण होते हैं, ये भी सही है। तो इनमें से सभी विकल्प क्या है? सत्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, धर्मवीर भारती द्वारा अनुदित कविता प्रेम के कवि कौन है? धर्मवीर भारती द्वारा अनुदित कविता प्रेम, धर्मवीर भारती की अनुदित कविता है प्रेम, इसके कवि कौन रहे? तो रेनर मारिया रिल्के। ठीक है, धर्मवीर भारती द्वारा अनुदित कविता प्रेम के कवि रहे रेनर मारिया रिल्के। इनकी अन्य रचनाएं हैं, धर्मवीर भारती जी की कुछ अन्य रचनाएं हैं, जैसे ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, देशांतर। ठंडा लोहा, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, देशांतर, ये धर्मवीर भारती जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और इन सभी रचनाओं को आप याद रखिएगा। आधुनिक शैली की प्रथम एकांकी कौन सी मानी जाएगी? आधुनिक शैली की प्रथम एकांकी मानी जाएगी एक घूट, जिसके रचयिता कौन रहते हैं? जयशंकर प्रसाद जी। आधुनिक शैली की प्रथम एकांकी मानी जाएगी एक घूट, जिसके रचयिता रहे जयशंकर प्रसाद जी। इसके अलावा 4 बेचारे क्या एकांकी विधा की रचना है, जिसके रचयिता रहे पांडे बेचन शर्मा उग्र। पूरा नाम नहीं लिखा है मैंने, बस उग्र लिखा है। ठीक है, 4 बेचारे एकांकी विधा की रचना है, जिसके रचयिता कौन रहे? पांडे बेचन शर्मा उग्र। गिरती दीवारें उपन्यास विधा की रचना है, जिसके रचयिता रहे उपेंद्र नाथ तस्कर। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सी रेखा चित्र नहीं है? निम्न में से कौन सी रेखा चित्र नहीं है? जिंदगी मुस्काई रेखा चित्र नहीं है। जिंदगी मुस्काई रेखा चित्र नहीं है। आगे, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। ठीक है, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। बोलती प्रतिमा श्रीराम शर्मा का रेखा चित्र। माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनीपुरी जी का रेखा चित्र है।
पैरों में पंख बांधकर, गोरी नज़रों में हम और आखिरी चट्टान तक साहित्यिक रचनाओं का संबंध किस विधा से। ये सारी रचनाएं जो ये जो तीनों रचनाएं हैं ये किस विधा की रचना है, तो ये यात्रा वृत्तांत। ठीक है, ये तीनों रचनाएं क्या है, यात्रा वृत्तांत है। किनका यात्रा वृत्तांत है देखते हैं। पैरों में पंख बांधकर, पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी जी का यात्रा वृत्तांत है। पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी जी का यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, इसके अलावा आपका हो गया आखिरी चट्टान तक, यहाँ पे हो जाएगा आखिरी चट्टान तक। आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश जी का यात्रा वृत्तांत है। आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश जी का यात्रा वृत्तांत है। ये वाला कट कर दीजिएगा, यहाँ पे गोरी नज़रों में हम नहीं, बल्कि आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश जी का यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न देखेंगे। अरुण कमल की रचना कथोपकथन है। अरुण कमल की रचना कथोपकथन है। अरुण कमल की रचना कथोपकथन है एक साक्षात्कार। अरुण कमल की रचना कथोपकथन। कथोपकथन किसकी रचना है, तो अरुण कमल की रचना है किस विधा की रचना है, साक्षात्कार है। ठीक है, कथोपकथन एक साक्षात्कार है। ब्रूनो की बेटियां, ब्रूनो की बेटियां, ब्रूनो की बेटियां के रचयिता कौन रहे, आलोक धनवा। ब्रूनो की बेटियां के रचयिता रहे आलोक धनवा। ब्रूनो की बेटियां के रचयिता कौन रहे, आलोक धनवा। अगला व्यंग्य रचना, निम्न में से कौन सा व्यंग्य रचना है, निम्न में से कौन सा व्यंग्य रचना है। अंगद का पाँव, अंगद का पाँव एक व्यंग्य रचना है। अंगद का पाँव एक व्यंग्य रचना है। श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित या व्यंग्य निबंध संग्रह। ठीक है, ये जो अंगद का पाँव है ये किनका व्यंग्य रचना है, तो श्रीलाल शुक्ल का व्यंग्य निबंध संग्रह है। श्रीलाल शुक्ल का व्यंग्य निबंध संग्रह है। इनकी अन्य रचनाएं हैं, अन्य रचनाएं हैं। श्रीलाल शुक्ल जी के कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे सूनी घाटी का सूरज, राग दरबारी, सीमाएं टूटती हैं, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत, कुछ ज़मीन में कुछ हवा में। ठीक है, कुछ ज़मीन में कुछ हवा में, ये नीचे कट कर दीजिएगा, फिर से एक बार देख लीजिए। निम्न में से कौन सा व्यंग्य रचना है, तो अंगद का पाँव। अंगद का पाँव व्यंग्य रचना है, किनका है, तो श्रीलाल शुक्ल जी का। अंगद का पाँव श्रीलाल शुक्ल जी का व्यंग्य निबंध संग्रह है। श्रीलाल शुक्ल जी के कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे सूनी घाटी का सूरज, राग दरबारी, सीमाएं टूटती हैं, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत, कुछ ज़मीन में कुछ हवा में। यहाँ खबरों की ये जो है नीचे वाला इसे कट कर दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मेरी 51 कविताएं, मेरी 51 कविताएं, इसके कवि कौन रहे, अटल बिहारी वाजपेयी। मेरी 51 कविताएं, इसकी कवि कौन रहे, अटल बिहारी वाजपेयी। मेरी 51 कविताएं का लोकार्पण 13 अक्टूबर 1995 को नई दिल्ली में प्रसिद्ध कवि शिवमंगल सिंह सुमन की उपस्थिति में हुआ। ठीक है, मेरी 51 कविताएं जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की है, इसका लोकार्पण कब होता है, 13 अक्टूबर 1995 ईस्वी को। कहाँ पर, तो नई दिल्ली में। किसकी उपस्थिति में इसका लोकार्पण हुआ, तो शिवमंगल सिंह सुमन की उपस्थिति में। शिवमंगल सिंह सुमन की उपस्थिति में मेरी 51 कविताएं का लोकार्पण होता है 13 अक्टूबर 1995 को नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं। वात्सल्य और श्रृंगार रस के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सुर ने अपनी बंद आंखों से किया है उतना किसी अन्य कवि ने नहीं, यह किसका कथन है। वात्सल्य और श्रृंगार रस का, वात्सल्य और श्रृंगार रस के क्षेत्रों का, वात्सल्य और श्रृंगार रस के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सुर ने अपनी बंद आंखों से किया है उतना किसी अन्य कवि ने नहीं, यह किसका कथन है, तो यह कथन रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। यह कथन रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अब देखते हैं कुछ वन लाइनर से। ठीक है, 7-8 वन लाइनर है, देख लेते हैं इसे भी हम लोग। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, मुकुटधर पांडे ने। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया मुकुटधर पांडे ने। शैलबाला पूजा के फूल, शैलबाला पूजा के फूल हृदयदान परिश्रम कृति के रचयिता कौन रहे। शैलबाला पूजा के फूल हृदयदान परिश्रम कृति के रचयिता कौन रहते हैं, मुकुटधर पांडे। ठीक है, आगे देखेंगे। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह किसका कथन है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह किसका कथन है, तो डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है, तो डॉक्टर नामवर सिंह जी ने। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति कहा है डॉक्टर नामवर सिंह जी ने। छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा है, तो छायावाद को शक्ति काव्य डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है। छायावाद को शक्ति काव्य डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है।
इसके अलावा परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, यह कथन किसका है? परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, यह कथन किसका रहा? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर किसने छायावाद का विरोध किया? केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर किसने छायावाद का विरोध किया? तो महादेवी वर्मा जी ने, महादेवी वर्मा जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किसका प्रभाव है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किसका प्रभाव है? तो फ्रांसीसी शैली का प्रभाव है, ठीक है, फ्रांसीसी साहित्य का प्रभाव है। आगे देखेंगे, ये 3 प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, तो ज़रूर से आप देने की कोशिश कीजिएगा इन प्रश्नों के उत्तर। काफ़ी आसान से प्रश्न है। विद्यापति ने लगभग कितने ग्रंथों की रचना की है? तो विद्यापति ने लगभग कितने ग्रंथों की रचना की है? राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तत्वदीप निबंध के रचयिता कौन रहे? ठीक है, ये 3 आसान से प्रश्न है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास नहीं पसंद है और चाहते हैं कि लाइव क्लास लेकर आओ, तो वो भी हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और प्रश्नों का लेवल शायद अभी आप लोगों को आसान लग सकता है, क्योंकि ये शुरुआती क्लास है। धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल हम हाई करेंगे, ठीक है, लेवल बढ़ाएंगे, तो इसलिए आप चिंता ना करें। तो चलते हैं फिर अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। क्लास अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।